जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 31 अगस्त 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, बेहद ही उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया गया है। हाल ही में परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो इसको याद रखना है 29 अगस्त 2025 को। कब मनाया गया है? 29 अगस्त को मनाया गया है परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस जो है हर साल 29 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इसे यूएनजीए के प्रस्ताव 64/35 से स्थापित किया गया। परमाणु परीक्षणों के नुकसान पर जागरूकता बढ़ाना और परीक्षणों की पूर्ण समाप्ति की दिशा में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। 29 अगस्त की तिथि कजाकिस्तान के सेमीपालांतीसक परीक्षण स्थल के 29 अगस्त 1991 को बंद होने की स्मृति में जो है चुनी गई। यह दिवस व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की प्रासंगिकता पर जोर देता है। 1996 के बाद से वैश्विक मानदंड के कारण दर्जनों से भी कम परीक्षण हुए हैं, पर सीटीबीटी अभी प्रवर्तन में नहीं आया है। सीटीबीटी क्या है? तो सीटीबीटी का पूरा नाम है कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बेस्ड बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में सभी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों के विकास और उनके उन्नत रूपों को रोकना, ताकि परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम बढ़ सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 10 सितंबर 1996 को स्वीकार किया। अभी तक यह प्रवर्तन में नहीं आया है। इसके लिए 44 विशेष देशों जिनके पास परमाणु तकनीक या रिएक्टर है, इनकी पुष्टि आवश्यक है, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख देशों जैसे कि अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया ने भी अभी तक अनुमोदित या हस्ताक्षर नहीं किया है। भले ही यह कानूनी रूप से लागू नहीं है, लेकिन 1996 के बाद से परमाणु परीक्षणों में भारी कमी आई है और यह एक वैश्विक मानक बन चुका है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है। हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो इसको याद रखिएगा, राघव गुप्ता को। किसे? राघव गुप्ता को। ओपन एआई जो है इसने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख जो है नियुक्त किया है, ताकि शिक्षा में एआई अपनाने को तेज किया जा सके। वे पूर्व में कोर्सेरा एशिया प्रांत के एमडी रहे हैं और शिक्षा टेक में 2 दशकों का अनुभव है। घोषणा नई दिल्ली में शिक्षा समिट में हुई। आईआईटी मद्रास के साथ लर्निंग एक्सीलेटर अनुसंधान साझेदारी और $5 लाख का अनुदान भी घोषित हुआ। शिक्षकों संस्थानों के साथ साझेदारी, एआई टूल्स की पहुंच और प्रशिक्षण तथा भारत अपेक में शिक्षा नवाचार को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो के साथ जो है दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसको आपको याद रखना है 85.01 मीटर। कितना? 85.01 मीटर। नीरज चोपड़ा जो है ज्यूरिख में आयोजित, जो कि स्विट्जरलैंड में है, डायमंड लीग फाइनल 2025 में 85.01 मीटर थ्रो के साथ जो है दूसरा स्थान हासिल किया। यह उनका लगातार तीसरा डायमंड लीग फाइनल रनर अप फिनिश था। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर शानदार थ्रो के साथ जो है स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने अपने आखिरी प्रयास में 85.01 मीटर का थ्रो कर त्रिनिदाद और टोबैगो के स्वर्ण वॉलकॉट को पीछे छोड़ा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और
किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको याद रखना है, भूटान के साथ, भारत और भूटान के बीच। भारत और भूटान ने कृषि से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए थिम्पू में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर भारत के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और भूटान के कृषि सचिव थिनेल नामग्याल ने हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ खेती और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आपसी साझेदारी को मजबूत करना है। सहयोग के क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान, पशुधन स्वास्थ्य, कटाई के बाद प्रबंधन और तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान जो है शामिल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिनेश पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। देखिए, वरिष्ठ नागरिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह 1990 बैच के एक अनुभवी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और इस नियुक्ति से पहले वे स्पेन में भारत के राजदूत थे। यह नियुक्ति भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ कनाडा ने भी क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना एक नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, जो संबंधों को सामान्य बनाने का संकेत है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, उर्जित पटेल को। किन्हें? उर्जित पटेल को। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक, इन्हें नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को 3 साल के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी है। इस पद पर वे के सुब्रमण्यम की जगह लेंगे और IMF में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। डॉक्टर पटेल 2016 से 2018 तक RBI के 24वें गवर्नर थे और इससे पहले भी IMF में काम कर चुके हैं। आज का अगला प्रश्न है कि भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए देश की पहली एंड-टू-एंड OSAT जो है इस सुविधा की शुरुआत की है? भारत ने कहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए देश की पहली एंड-टू-एंड OSAT सुविधा की शुरुआत की है? तो इसको याद रखिएगा, साणंद, गुजरात में। कहाँ पर? साणंद, गुजरात में। भारत की पहली एंड-टू-एंड OSAT यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा जो है साणंद, गुजरात में शुरू की है। इस सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। यह CG सेमी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई है, जिसमें 7600 करोड़ का निवेश शामिल है और यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है। इस प्लांट का लक्ष्य चिप असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। पायलट लाइन की क्षमता 0.5 मिलियन चिप प्रतिदिन है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांगना पर प्रतिबंध लगाने और भिखारियों का पुनर्वास करने के लिए विधेयक पारित किया है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने और भिखारियों का पुनर्वास करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसको याद रखिएगा, मिजोरम। कहाँ की राज्य सरकार जो ने, कहाँ की राज्य विधानसभा ने? मिजोरम की। मिजोरम विधानसभा ने जो है मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक जो है 2025 पारित किया है। इसका दोहरा उद्देश्य जो है भीख मांगने पर रोक लगाना और भिखारियों का अस्थायी आजीविका के अवसर देकर के उनका पुनर्वास करना है। यह कानून सैरांग सिंहमुई रेलवे लाइन के चालू होने के बाद दूसरे राज्यों से भिखारियों के आने की आशंका को देखते हुए लाया गया है। इसके तहत एक राज्य स्तरीय राहत बोर्ड और अस्थायी रिसीविंग सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से भिखारियों को पुनर्वास के लिए भेजा जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और जो भी आर्टिकल मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।